संज्ञा प्रबोधन। ठीक है, लिखिए। अंजनानि अवपीड़ाश्च धूमाः प्रधमनानि च। नेक्स्ट लाइन से सूचिभिस्तोदनम या सूचिभिः विसर्ग लगाते हैं तो सूचिभिः तोदनम शस्तम दाहः पीड़ा नखांतरे। नेक्स्ट लाइन से लुंचनम केशलोमनाम च दंतैर्दशनम एव च। नेक्स्ट अगली लाइन से आत्मगुप्ता अवघर्षश्च हिताः तस्य अवबोधने। अगली लाइन से लिखिए सम्मूर्छितानि तीक्ष्णानि मद्यानि विविधानि च। नेक्स्ट लाइन प्रभूत कटुयुक्तानि तस्य हास्य है ना, तस्य हास्ये गालयेत मुहुः। नेक्स्ट लाइन मातुलुंगरसम तद्वत् महौषध समायुतम। अगली लाइन से तद्वत् सौवर्चलम दद्यात् युक्तम मद्य अम्लकांजिकैः। नेक्स्ट लाइन हिंग ऊषण समायुक्तम यावत् संज्ञा प्रबोधनम। ये चरक संहिता के सूत्र स्थान 24वें अध्याय से आपने लिखा है 24। देखिए आपने यहाँ संज्ञा स्थापन नहीं लिख करके संज्ञा प्रबोधन लिखा है ना। जहाँ पे ज्ञान ना हो रहा हो, बोध ना हो रहा हो, अथवा प्रकर्ष रूप से बोध ना हो रहा हो, ठीक से पता ना चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति की चिकित्सा के लिए आप संज्ञा प्रबोधन द्रव्यों का प्रयोग करेंगे। असंज्ञा स्थापन क्या है भाई? जहाँ ज्ञान नष्ट हो गया हो, अब नष्ट हो गया अलग है ना, वहाँ रीजनरेशन है। और यहाँ ठीक से बोध नहीं हो रहा है, तो प्रकर्ष रूप से बोध कराने के लिए, ठीक से पता लगाने के लिए, ठीक से जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इन द्रव्यों का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे होता है। देखिए बोध जो है वो पित्त का कार्य है, ठीक है, पित्त का कार्य है और वायु का कार्य है बोध होना। कुछ पता चलना ये पित्त और वायु का कार्य है, ठीक है। तो अब सारी विधियां हमको वो करनी पड़ेंगी जिससे पित्त और वायु बनता हो, बढ़ता हो या सम्यक होता हो, ठीक है। अगर कहीं पित्त नाश हो गया है, वायु क्षीण हो गया है, तो हमको ज्ञान नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें उसकी दोनों की वृद्धि करनी पड़ेगी, है ना। क्षय हो गया तो वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आइए इन विधियों को देखते हैं। पहला, यानी जितने भी द्रव्य होंगे वो प्रायः तीक्ष्ण और उष्ण होंगे। अब जो तीक्ष्ण है वो एक तो पित्त कारक भी होते हैं, वात कारक भी होते हैं। तीक्ष्ण गुण जो है वो दोनों का कारक है, क्योंकि तीक्ष्ण अत्यंत गति कराने वाला गुण है, यानी हलचल पैदा कर देने वाला गुण है। अब हलचल पैदा कर देगा तो वायु बढ़ेगी, क्लियर है कि नहीं।
और चूंकि तोड़ फोड़ के हलचल पैदा करता है, सोए हुए को झकझोर के हलचल पैदा करता है, स्थिर को चल करके हलचल पैदा करता है, इसलिए वायु भी बढ़ेगी। समझ में आ रहा है तीक्ष्ण गुण का कार्य। अब उष्ण तो सीधे सीधे है, उष्ण तो पित्त कारक होता ही है, साथ में अगर ज़्यादा उष्ण हो जाए तो वायु कारक भी हो जाता है। वात जो है अधिक उष्णता पाके भी कुपित होती है, बढ़ती है, और शीतता पाके भी बढ़ती है। ये जानकारी है आपको कि नहीं? Yes, शायद आपको नहीं है तो हम स्पष्ट कर देते हैं। देखिए ग्रीष्म ऋतु में वायु का क्षय होता है, इस कारण से उष्णता बढ़ने की वजह से। जब बहुत उष्ण होता है तो वहाँ का जलभाव नष्ट हो जाता है, तो यानी रुक्षता, खरता, लघुता, ये सारे गुण बढ़ने लग जाते हैं उष्णता की वजह से। समझ में आ रहा है? तो फिर ये सभी वायु के समान गुण हैं, इसलिए वायु बढ़ने लग जाता है। अब समझ में आ गई बात कि नहीं? हाँ, इसलिए क्योंकि तीक्ष्ण गुण तोड़ने का कार्य करता है। अब टूटने से वायु बढ़ती है, आघात लगने से वायु बढ़ती है, इसलिए तीक्ष्ण गुण भी वायु कारक होगा, उष्ण गुण भी वायु कारक होगा। अधिक बढ़े होने पर अल्प उष्ण जो है वो वायु सामक होता है। आप अच्छे से समझ लीजिए, नहीं तो फिर बोलोगे सर बोले थे, है ना भाई? इसीलिए हम आपकी सारी बातों को समझते रहते हैं। आप कहाँ हमारा नाम गलत लगा सकते हो, हम पहले ही बता देते हैं। तो अब इस तरीके से देखिए, हम क्यों ऐसी स्थिति के लिए ऐसे द्रव्यों का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि जब तम और कफ बढ़ जाता है तो हमें संज्ञा का बोध ठीक तरीके से या नहीं होता है, या तो ठीक तरीके से नहीं होता है या बिल्कुल नहीं होता है। तो तीक्ष्ण गुण भी छेदक भेदक है, वो छेदन भी करता है, भेदन भी करता है, ठीक है। और उसके अलावा उष्ण गुण भी कफ को नष्ट करने वाला होता है। तीक्ष्ण गुण तम को सीधे सीधे नष्ट करता है, आवरण को नष्ट करेगा ना। जो छेदन भेदन करेगा उसका क्या होगा? वो तो आवरण किसी भी दीवार को तोड़ देगा, किसी भी ढकी हुई चीज़ को, ढकने के आवरण को जो भी आवृत कर रहा है उसको तोड़ देगा। इसलिए जो तीक्ष्ण उष्ण होंगे द्रव्य वो निश्चित रूप से संज्ञा प्रबोधन होंगे। तो पहले तो ये समझ लिए। अब हम देखते हैं इन जो हमको उदाहरण दिए गए हैं इनमें वो बातें घटित हो रही कि नहीं। तो क्या लिखा? अंजनानी, है ना। अब देखिए अंजन जितने भी होते हैं अगर आँख में लगाओ तो आँखों से पानी ला देते हैं। अच्छा, पानी जो ला दिए इसका मतलब वो तीक्ष्ण भी है और उष्ण भी है कि नहीं? ठीक है जी। इसलिए अंजनानी, विभिन्न प्रकार के अंजन। अब वो कौन देखे? फिर संज्ञा प्रबोधन को देना कहाँ है? ऐसी जगहों पे देना है जहाँ पे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स हों, न्यूरॉनिक ब्रांचेज जहाँ पे हों, जहाँ से वो कलेक्शन करते हैं, जहाँ से वो संज्ञा का कलेक्शन करते हैं। यानी वायर का आखिरी एंड, जैसे आप बताइए बिजली आपको कनेक्ट करनी है तो आप वायर के आखिरी जो मतलब उसका भाग है उसको ही तो प्लग में लगाते हो आप, है ना। तो ऐसे ही जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके जो टीलोडेंड्राइट्स होते हैं, है ना, या डेंड्रॉन्स होते हैं, वो जो जहाँ एंड कर रहे होते हैं या जहाँ से वो स्टार्ट हो रहे होते हैं, आप जो भी समझते हैं उसको, वहाँ से संज्ञा की शुरुआत होती है। वही स्टिमुलेट होके वोल्टेज डिफरेंस पैदा करते हैं, वहीं पे सारे रिसेप्टर्स लगे रहते हैं, यानी वो रिसेप्टर को जाके कनेक्ट करता है। समझ गए? तो अब आँख आखिरी अंग है, अब आँख के आगे तो कुछ है नहीं, नाक के आगे कुछ नहीं है ना, जीभ के आगे कुछ नहीं है। ऐसे जहाँ जहाँ उसके आगे कुछ ना हो, जैसे नाखून के आगे कुछ नहीं है, आखिरी पॉइंट, उससे आखिरी पॉइंट। ये क्यों? आपके अगर देश के आखिरी पॉइंट में गुप्तचर हों तो दूसरे देश की पूरी सूचना वो लेके आ जाएंगे। अगर देश के बीच में बैठे हों तो बॉर्डर पे क्या हो रहा है पता चलेगा? नहीं। इसीलिए सारे गुप्तचर कहाँ होते हैं? शरीर के आखिरी पॉइंट्स पे होते हैं। ठीक है, ये बात हमारे आचार्यों को पता है। इसीलिए न्यूरॉन का आखिरी पॉइंट डेंड्रॉन होता है, जो है ना, टीलोडेंड्राइट्स वगैरह होते हैं। तो उस पॉइंट पे आपको तीक्ष्ण और उष्ण द्रव्यों का प्रयोग करना है, या जो तीक्ष्ण उष्ण गुण में नहीं है तो तीक्ष्ण कर्म करना है। अभी हम आपको बताएंगे। जैसे सूची भी स्तोदनम, अब वहाँ कौन सा वो गरम गरम सुई से चुभाना बता रहे हैं,
लेकिन सुई की नोक बहुत तीक्ष्ण होती है, इसलिए तीक्ष्ण गुण हो गया। समझ में आई बात? इसी तरीके से केस लुंचनम, केस लुंचन कर रहे हो तो नोचने के लिए आपको तीक्ष्णता की जरूरत है ना? कि नहीं? तो फिर अब देख लीजिए, ऐसे जहाँ जहाँ जो कुछ भी है, अब आप समझ गए होंगे, या तो तीक्ष्ण गुण आपको कहीं कर्म से पैदा करना है या द्रव्य से देना है, ठीक है? तभी संज्ञा का प्रबोधन हो सकता है। तो अब देखिए, अंजनानि अवपीड़ाश्च धूमाः प्रधमनानि च। अब देखिए, धूम और प्रधमन, धूम अत्यंत सूक्ष्म होता है और जो जितना सूक्ष्म है वो उतना बलवान होता है, ये हमने आपको बताया है। और जो बलवान है वो तीक्ष्ण हो सकता है, जो बलवान है वही तोड़ सकता है, इसलिए वो तीक्ष्ण हो सकता है, ठीक है? और प्रधमन नस्य में मतलब हुआ जो आपको इरिटेशन पैदा करे, तो कहाँ नाक में देना है, ये नाक के आगे कुछ नहीं है, इसलिए वहाँ के जो डेंड्रॉन्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाएंगे और रेस्टिंग कंडीशन से एक्टिंग कंडीशन में आ जाएंगे, ठीक है जी? इसलिए सूचि भिस्तोदनम सस्तम दाह पीड़ा नखांतरे, दाह दे दीजिए नख के अंतर में, जहाँ नख जो है त्वचा से जुड़ता है उस दोनों के अंतर्भाग में दाह दे दीजिए या पीड़ा दे दीजिए या फिर तोद कर दीजिए। हाँ, नाखून, नख और त्वचा, इसके जो बीच का एरिया है ये आखिरी एरिया है, उसके आगे तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे आपको तीन में से कुछ भी करना है, आप चाहे तोदन करें, चुभोएं सुई को, चाहे दाग वहाँ जला दें, और चाहे पीड़ा, किसी चीज से पीड़ा पैदा करें, है ना? अच्छा, ये तीक्ष्ण है, उष्ण है, वही संज्ञा प्रबोधन कर सकता है। फिर क्या लिखा है? लुंचनम केस लोम नाम च। अब भाई केस या लोम, अब ये दोनों आखिरी पॉइंट पे ही होते हैं, तो त्वचा की बात तो ऊपर तो कुछ और है नहीं, है ना? ऐसा। फिर दंतैर दशनम एव च, दांतों से काट लेना। अब दांत से किसको काटोगे? त्वचा को ही काटोगे। दांतों से काट लेना, चबा लेने से ही संज्ञा प्रबोधन होता है, इसीलिए सब काटता है तो आपको बताया गया कि आप लोस्ट चबा लो, है ना? बताए? हाँ, संज्ञा बनी रहे। तो अब क्या लिखा है? आत्मगुप्ता अवघर्षश्च। आत्मगुप्ता मतलब जो कपी कच्चू के जो, हाँ, जो ऊपर के हेयर हैं, रोम है, वो लगाओगे तो तुरंत नर्व जो है स्टिमुलेट होगी, तुरंत सूचना पहुंचते ही हिस्टामिन रिलीज होने की सूचना होने लग जाती है ना? हाँ। फिर हिताः तस्य अवबोधने, ये तो उसके अवबोधन के लिए हितकारी होते ही हैं। और भी विधियां बताई आपको कि यदि ये सब नहीं है या ऐसा आप नहीं करना चाहते तो समूर्छितानि तीक्ष्णानि मध्यानि विविधानि च, विभिन्न प्रकार के तीक्ष्ण मध्य जो समूर्छित किए गए हों, प्रभूत कटुकयुक्तानि कटुयुक्तानि, अत्यधिक कटु रस से युक्त द्रव्यों के द्वारा जिनकी समूर्छना की गई हो, ऐसे तीक्ष्ण मद्यों का प्रयोग मुख में गालन के लिए, गाल एक, है ना? तस्य आस्य मुँह, उसके मुख में बार बार चलाने बोलिए, मुंह में डाल के चलाता रहे तो तुरंत होश आ जाएगा। अब मान लो वो बेहोश ही है तो आप उसके मुंह में चलाइए, लगाइए बार बार, तो मध्य तो वैसे ही कटु अम्ल होता है और उसमें प्रभूत कटु और डाला है, और फिर वो तीक्ष्ण है, मतलब बहुत पुराना मध्य होना चाहिए, जितना पुराना होगा उतना तीक्ष्ण होगा, ठीक है? यानी बहुत ज़्यादा अल्कोहल होने को तीक्ष्णता कह रहे हैं, ठीक है? ज़्यादा हाईली कंसंट्रेटेड अल्कोहल के द्वारा, तो फिर वो बहुत शीघ्रता से होश लाता है। फिर बताया मातुलुंग रसम तद्वत महौषध समायुतम, कहा ठीक उसी प्रकार से मुख में ही गालन करना है आपको, परंतु कोई कहे भाई हमको दारू का पिला दिए, तो उसके लिए दूसरी दवा, भाई रोगी जब उसको होश आया तो आपको गाली नहीं देगा कि आप तो हमको दारू पिला दी, कभी जीवन में दारू नहीं पिए, तो फिर आप क्या करें? मातुलुंग रसम तद्वत महौषध समायुतम, यानी सुंठी के चूर्ण के साथ मातुलुंग का रस मिला करके उसके मुख में गालन करना है। मुहूर लिखा है बार बार, ठीक है भैया? फिर कहा कि चलो मान लो ऐसा ना करना चाहे, मातुलुंग ना मिले तो क्या करें? तो तद्वत सौवर्चलम दद्यात युक्तम मध्य अम्ल कांजिकई है, कहा कि भाई सौवर्चल नमक जो है वो या तो मध्य के साथ या अम्ल कांजी के साथ मिला करके
इसका भी प्रयोग यदि आप मुख में गालन के लिए करेंगे तो उस व्यक्ति की संज्ञा का प्रबोधन होगा। ठीक है। इसके अलावा हिंगु उषण समायुक्तम यावत संज्ञा प्रबोधनम। देखिए अम्लकांजी में यदि आप हिंगू और उषण, उषण आप जानते हैं किसको कहते हैं? त्रिकंडी। हाँ, वो त्रय उषण है, हैं? मरीच को। ठीक है। तो हींग और काली मिर्च जो है वो इसमें मिला करके अम्लकांजी में, और फिर इसका भी प्रयोग आप तब तक करते रहें यावत संज्ञा प्रबोधनम, जब तक उस व्यक्ति की संज्ञा ना आ जाए। मतलब लगा के हार नहीं जाना है, ऐसा नहीं सोचना है कि अब संज्ञा नहीं आएगी, आएगी, पक्का आएगी। इसलिए कह रहे हैं कि जब तक ना आए तब तक करते रहिए, आ ही जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार से ये संज्ञा का प्रबोधन हुआ। ठीक है।